बेटे आज हमारा जो बायो का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है मैन एंड इन्वायरमेंट। बेटे इस चैप्टर का मतलब क्या है कि मैन एंड इन्वायरमेंट का मतलब है कि इंसानों का और माहौल का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इंसानों का और माहौल का आपस में एक ताल्लुक होता है, जिससे चैप्टर निकला है मैन एंड एनवायरनमेंट। और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि समझना जरूरी है। एक का नाम है बायोटिक फैक्टर, मतलब क्या बायोटिक, और एक लफ्ज है जी ए बायोटिक। बायोटिक और ए बायोटिक ये दो चीजें हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर पहला कॉन्सेप्ट बना रही है, जो आप लोगों ने पढ़ना और समझना है। बेटे बायोटिक का मतलब होता है वो चीजें जो कि जानदार होती हैं। जानदारों को, जिंदा चीजों को हम क्या कहते हैं? बायोटिक। बायो की टर्म में हम इनको कहते हैं बायोटिक, जानदार चीजें। और एक बायोटिक का मतलब क्या होता है? बेजान चीजें। तो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो जानदार और यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं बेजानदार। जैसा कि बेटा आप 7th क्लास और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बायोटिक का मतलब जानदार और ए बायोटिक का मतलब बेजानदार। और याद रखिएगा कि बायोटिक और ए बायोटिक जो कंपोनेंट है वो जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये इस चैप्टर का ये हमारा ये टॉपिक है। इकोसिस्टम के ऊपर अपना टॉपिक है कि बायोटिक और ए बायोटिक दोनों जब मिल जाए, दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एग्जांपल कहता है जी कि अगर एक क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम के अंदर बच्चों का होना जो कि जानदार है, स्टूडेंट्स का होना जरूरी है। अगर चेयर्स नहीं होंगी क्लासरूम में तो चेयर्स का होना जरूरी है। अगर चेयर्स लगी होंगी, बोर्ड लगा होगा, स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो वो एक क्लास का क्या है? एनवायरनमेंट। खाली चेयर्स हो, स्टूडेंट ना हो, तो वो भी एनवायरनमेंट क्लास नहीं होती। अगर खाली स्टूडेंट है, चेयर्स ही ना हो, वो भी क्लासरूम नहीं होती। तो दोनों का, अब ये जो चेयर है ये बेजानदार चीजें हैं, ए बायोटिक है, और जो स्टूडेंट है वो बायोटिक है, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्लास का एक एनवायरनमेंट। तो इसको कहते हैं जी क्या जी? इकोसिस्टम। कि बायोटिक और ए बायोटिक मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर की बेटा बेसिक चीजें आप लोगों को पहले मैं क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ना है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो पहले हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो पहले आप पढ़ तो चुके हैं लेकिन एक दफा आपको रिवाइज करवा रहा हूं। पहली डेफिनेशन है पॉपुलेशन। दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कम्युनिटी। फिर एक चीज आप पढ़ेंगे यहाँ पर बायोस्फीयर। फिर आप एक चीज पढ़ेंगे हैबिटेट। हैबिटेट बेटा ये चीजों का पता होना जरूरी है। अगर आपको चीजें पता नहीं होगी तो काफी चीजें क्लियर नहीं होंगी। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर और हैबिटेट जब आप इस चैप्टर के स्टार्ट में देखें तो ये डेफिनेशन है जो कि आपको क्लियर करनी है। तो पहली चीज वो आती है कि क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में वो बात करता है क्या? एक एग्जांपल देता हूं बेटा,
आपके एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे इर्द गिर्द देखा जाए तो बहुत से जानदार रहते हैं, जैसे कि इंसान, जैसे कि जानवर, जैसे कि पौधे। अगर हम सबका इकट्ठा हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सबका इकट्ठा मुताला कर लिया जाए, स्टडी कर ली जाए, मतलब सबको इकट्ठे एक ही वक्त में सबको अगर इकट्ठे स्टडी करना, ये हमारे पास ऑप्शन है। या तो हम हर एक किसी पर अलग-अलग, मतलब कि अगर हम इंसान के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ इंसानों के बारे में पढ़ रहे हो, अगर पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्लांट्स हो। अगर तो हम अलग-अलग स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन, और अगर हम इकट्ठी स्टडी कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कम्युनिटी। मतलब कि अगर हम इंसान, जानवर, पौधे सब पर इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी हो गया, और अगर अलग-अलग स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, पॉपुलेशन। तो तारीफ में एक कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि अगर तो सेम टाइम, एक ही वक्त में, सेम टाइम का मतलब है एक ही वक्त में, और साथ में कहता है कि सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब है एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, एक ही जगह पर। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन कहता है स्पेसिफिक स्पीशीज। स्पेसिफिक स्पीशीज, स्पेसिफिक स्पीशीज का मतलब है कि एक ही वक्त में, एक ही जगह पर किसी खास चीज का मुताला करना पॉपुलेशन है। और अगर इसी को अगर हम कर दें कि सेम टाइम सेम प्लेस, बस स्पेसिफिक की जगह हम लगा दें डिफरेंट, स्पेसिफिक की जगह क्या लगा दें, डिफरेंट। डिफरेंट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या बनता है जी, कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीशीज कम्युनिटी है और स्पेसिफिक स्पीशीज पॉपुलेशन है, तारीफें सेम है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। अब बायोस्फीयर कौन सा है? बायोस्फीयर का मतलब है कि जी जानदारों का एरिया, कवर्ड एरिया ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों का जो एरिया कवर्ड है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। जमीन पर जहां-जहां पर जानदार मुमकिन है वो आपका क्या कहलाता है कि बायोस्फीयर। और लास्ट टॉपिक आपका आ गया हैबिटेट, जो जानदार जिस जगह पर रहता है, जिंदगी बसर करता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि फिश वाटर में रहती है, वो क्या है, उसका हैबिटेट है। तो हैबिटेट का मतलब होता है जो जानदार जिस जगह पर रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ये बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसके बारे में पढ़ना जानना बहुत जरूरी था, ये आप लोग देख लें। बाकी इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं, एक 1.5 मिनट के बाद आप देख लें, स्कोर चेक कर लें, फिर देखते हैं, ठीक है ना। अभी वो मेरे से स्टॉप किया हुआ, स्टॉप करना था। आगे हमारा ये टॉपिक है कि बायोटिक कंपोनेंट, जो मेन चीज आगे आप पढ़ेंगे। अगर आप देखते हैं हम तरतीब से इस चैप्टर के अंदर चल रहे हैं, तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आएगा कि बायोटिक कंपोनेंट को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी को बनाया गया प्रोड्यूसर, दूसरी कैटेगरी को बनाया गया कंज्यूमर, और तीसरी को बनाया गया डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। बायोटिक कंपोनेंट को 3 आगे इसके कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है अज्जा। इसके कितने अज्जा बनाए गए? 3, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। पहली चीज आ गई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बारे में आपने क्या चीज सीखनी है बेटा? पहली बात कि प्रोड्यूसर कौन होता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला, मतलब कि ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ बोलते हैं वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जैसे कि हम पौधों को कह सकते हैं कि प्लांट्स पौधे वो ऑटोट्रोफ है, इसका मतलब है वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला। तो पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए वो किसमें आते हैं? प्रोड्यूसर में। तो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि प्लांट्स और एल्गी ये दोनों प्रोड्यूसर के तौर पर लिए जाते हैं।
प्लांट्स और एल्गी। इसी तरह कंज्यूमर आ गया। बेटा कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाला, मतलब इस्तेमाल करने वाला। तो कंज्यूमर जो से है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉफ और कंज्यूमर कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। तो बेटा ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दो चीजें। एक आ गया हमारे पास ऑटोट्रॉफ और एक चीज आ गई हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपनी खुराक खुद बनाता है। खुद बनाने से मुराद है कि खुद प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे कि प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ से मुराद है जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जैसे कि इंसान, जैसे कि जानवर, एनिमल्स। तो बेटे वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ। आगे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन देगा कि कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। कंज्यूमर को आगे कैटेगराइज कर दिया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के कंज्यूमर जो होते हैं वो तीन होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स, जो पौधों को खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स, जैसे कि रैबिट हो गया, ग्रास हॉपर्स हो गया। और सेकेंडरी कौन से होते हैं? उनके अंदर आगे हमारे पास कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और क्या जी कहते हैं हमारे पास आगे आ जाता है लाइन वगैरह। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि रैबिट्स हो गया और ग्रास हॉपर जो कि पौधों को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? कार्निवोर्स जो कि गोश्त वगैरह खाते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, उसका फ्रॉग हो गया। और क्या कहते हैं टर्शियरी लाइन, मतलब जो सिर्फ गोश्त को खाते हैं वो होते हैं हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर। फिर आ जाता है डीकंपोजर। तो डीकंपोजर में क्या आता है बेटे? बैक्टीरिया जो चीजों को डीकंपोज कर देते हैं। डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ फोड़ देना, चीजों को तोड़ देना, तो उसको कहते हैं डीकंपोजर। उसमें कौन आ जाता है? बैक्टीरिया। क्वेश्चन इज दैट कि आपसे पूछेगा क्या? पूछेगा ये कि बायोटिक कंपोनेंट है कितने? आपने कहना है 3: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? उनकी ये कैटेगरीज है। कंज्यूमर क्या होते हैं? उनमें ये बता देना है। और डीकंपोजर कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है जी। तो बेटे यहाँ तक हमारा एक लेक्चर है। अगले लेक्चर में इससे हम आगे चलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर नंबर 2 है जिसमें आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है फ्लो ऑफ एनर्जी। बेटा फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पहले आप जरा समझ लीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं बताता चलूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें फ्लो ऑफ एनर्जी और दूसरा फ्लो ऑफ मटेरियल, इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आता ही लाजमी। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी में सबसे पहली चीज आपने ये करना है कि इसके अंदर होता क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। मतलब क्या है? मतलब ये होगा कि जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट एनर्जी ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती चली जाती है, एक जानदार से दूसरे जानदार में। और जब एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए वन पर्सन या वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो उसको कहते हैं क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी का ट्रांसफर होना बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसको कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आएगा क्योंकि हमारे चैप्टर का और टॉपिक का हिस्सा है, इसलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर आता है फ्लो ऑफ मटेरियल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फ्लो ऑफ मटेरियल के अंदर दो चीजें हैं। एक तो बेटा ये आपको नजर आ रहा है फूड वेब और एक नजर आ रहा है फूड चेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लो ऑफ मटेरियल, अगर आपको पूछे ना कि फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है, तो आपने कहना जी मटेरियल का ट्रांसफर। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना। और मटेरियल का फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है?
मटेरियल का ट्रांसफर हो जाना। तो ये कोई ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, और अगर मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो फ्लो ऑफ मटेरियल। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लो ऑफ मटेरियल के अंदर मटेरियल ट्रांसफर होता है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अगर आप इधर देखें और इधर देखें बिल्कुल सेम चल रहा है। यहां पर देखें तो एनर्जी ट्रांसफर था, यहां पर देखें तो मटेरियल ट्रांसफर है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। कि वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे, और यहां पर कौन ट्रांसफर हो रहा है जी? मटेरियल। अब मटेरियल, क्वेश्चन ये आएगा कि मटेरियल को ट्रांसफर करने के सोर्स कितने हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? मटेरियल को ट्रांसफर करने के सोर्स कितने हैं? तो बेटे याद रखना दो, फूड चेन और फूड वेब। ये दोनों सोर्स हैं जिससे मटेरियल क्या होता है? ट्रांसफर होता है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में। ठीक हो गया कि मटेरियल को अगर आपने ट्रांसफर करना है तो दो सोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फूड चेन, फूड वेब। सब्जी में ये क्या है? तो बेटा देखिएगा, फूड चेन का मतलब होता है एक ऐसी चेन जिसमें फूड जो सा है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जानदार से दूसरे पे। मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पर थोड़ा सा लिखा है कि फूड चेन क्या है कि एक चेन चल रही होती है। चेन का मतलब होता है बेटा एक सिलसिला। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो अगर अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक सिलसिला, एक तसलसल, एक बैलेंस, एक साइकिल, जिसमें जो खुराक है फूड चेन में क्या है कि फूड खुराक जो सी है वो एक चेन चलती है जिससे खुराक एक जानदार को दूसरे जानदार तक पहुंच जाती है। तो इसको कहते हैं फूड चेन। और फूड वेब क्या है? अब देखिए वेब के ऊपर मैंने बताया, अगर आपसे पूछे कि फूड वेब क्या है तो आपने कहना है नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। कि अगर मुख्तलिफ जानदारों की फूड चेन को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है। चेन एक तसलसल चल रहा है और वेब जिसमें सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इस बात को जरा तवज्जो दीजिएगा। आपसे सवाल क्या आता है बोर्ड में? सवाल इसमें से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। तो आपने कहना है फूड चेन के अंदर आपने कहना है कि जो फूड है, खुराक है, वो ट्रांसफर होती जाती है एक जानदार से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो ये चेन चल रहा है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। और अगर वेब की बात करें तो तमाम जानदारों की जो चेन है उसका अगर एक नेटवर्क तैयार कर दिया जाए तो उसको कहते हैं फूड वेब। तो बेटे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो लास्ट हमारा टॉपिक जहां से खत्म हुआ था उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। खत्म जो किया था वो प्रोड्यूसर्स पर, कंज्यूमर पर किया था, और आगे से जो नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है वो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल है। अब अगर इससे आगे बात करें फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल के बाद, तो बेटे बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक क्या है। बेटा बेसिकली ये टॉपिक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता था, लेकिन जी बेटा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी बेटा हमारा जो टॉपिक है अब है इकोलॉजिकल पैरामीटर, फ्लो ऑफ एनर्जी और मटेरियल के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेक्स्ट पेज पे वो है इकोलॉजिकल पैरामीटर। बेटा इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या है अगर मैं आपको बताऊं, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर कि इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होता है, तो आपने बेटे याद रखना बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होती हैं। इसके अंदर हम तीन चीजों को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ बनाकर हमने इसमें कुछ मेजरमेंट्स करने होते हैं। जैसे कि वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो याद रखना पैरामीटर ऑफ बायोमास, दूसरा क्या कहता है जी हमारे पास पैरामीटर ऑफ नंबर एंड पैरामीटर ऑफ बायोमास। हम इसके अंदर दो चीजों की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जानदारों की तादाद कितनी है, जानदारों का मास कितना है। बेटा मैं दोबारा जरा बता दूं कि बेटे इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या है
ये एक ग्राफ होता है। एक ग्राफ बनाकर हमने मेजर्स करने होते हैं तीन चीजें कि पूरी दुनिया में, अगर दुनिया की बात करें कि जमीन पर अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जो आ जाता है पिरामिड ऑफ नंबर। टोटल तादाद कि जमीन के ऊपर कितने जानदार हैं, उन सब की अगर तादाद गिन ली जाए तो पिरामिड ऑफ नंबर, और सबका मैस गिन लिया जाए तो पिरामिड ऑफ बायोमैस। बायोमैस से मुराद क्या है कि कितना रकबा कवर किया हुआ है। मैस से मुराद ये नहीं कि जानदारों का वजन कितना है, बायोमैस से मुराद है कि जमीन का कितना जो रकबा है, कितना एरिया है वो कवर किया हुआ है ऑर्गेनिज्म ने, वो होता है बायोमैस। एक होता है एनर्जी, तीन मैंने बताया तीन टाइप होती है, लेकिन आपकी बुक के अंदर दो लेवल्स को डिस्कस किया गया है, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमैस। नंबर के अंदर हमने तादाद बतानी है और बायोमैस के अंदर हमने इसके मैस का ग्राफ बनाना है, एरिया कि कितना एरिया कवर किया हुआ है। बेटा जैसे कि देखिएगा, आप जरा सुन लें कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स 1927 में एक जो था बायोलॉजिस्ट था वो आए थे जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का ग्राफ पेश किया था, जिससे दूसरे साइंसदानों को बड़ी आसानी हो गई थी मेजरमेंट्स करने में। इन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स का मतलब है कि जानदारों की तादाद लिखो, उनके मैस लिखो और फिर उनकी एनर्जी लिखो कि कितने जानदार हैं, कितना रकबा कवर किया हुआ है और उनको कितनी एनर्जी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तीन चीजों को मेजर करना कि जानदार कितने हैं पूरी जमीन पर, दूसरा उन्होंने कितना रकबा कवर किया हुआ है एरिया, फिर तीसरी चीज और उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो तीन चीजों को मेजर करना इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है, जिसकी तीन टाइप होती है जो मैंने आपको बयान की। लेकिन आपकी बुक के अंदर दो के बारे में जिक्र किया गया, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमैस। बेटे पिरामिड ऑफ नंबर में क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की तादाद कितनी है, जानदारों की तादाद कितनी है। और बेटे अगर मैं तादाद के हवाले से बताऊं, एक ग्राफ मैंने क्योंकि पहले बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब है एक ग्राफ बनाकर जाहिर करो, एक ग्राफ बनाकर शो करो। तो बेटे ग्राफ यूं कुछ इस तरह चलता है कि प्रोड्यूसर के लिखा, कंज्यूमर के लिखा। ये क्यों लिखा सर? इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर हम बताते हैं जानदारों की तादाद, तो उसमें प्रोड्यूसर का भी जिक्र किया गया, क्योंकि बेटे याद रखना प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा होती है। याद रखना ग्राफ ये बताता है कि शुरू से अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर की तादाद क्या रही है, ज्यादा से कम की तरफ जाते जा रहे हैं। ग्राफ क्या बताएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन थे? प्रोड्यूसर। उससे कम कौन हो गए? कंज्यूमर। और कंज्यूमर में भी कैटेगरीज आ गई कि प्रोड्यूसर के बाद पहले कौन आ गए थे? प्राइमरी कंज्यूमर। उनसे बाद तादाद किसकी कम हुई? सेकेंडरी की। तो मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा तादाद थी प्रोड्यूसर की, उसके बाद तादाद किसकी आ गई? प्राइमरी कंज्यूमर की। उसके बाद किसकी आ गई? सेकेंडरी कंज्यूमर की। और फिर सबसे कम किसकी आ गई? टर्शियरी। तो ये ग्राफ बता रहा है किसको? तादाद को, कि पहले तादाद किसकी ज्यादा थी? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से ये नीचे आते जा रहे हैं कि प्रोड्यूसर से कम आ गए प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर, सबसे कम आ गए टर्शियरी कंज्यूमर। बात समझ आ रही है? तो एक ग्राफ बयान कर रहा है जिसके अंदर हम नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। नंबर से मुराद तादाद को बयान कर रहे हैं कि किसकी तादाद ज्यादा थी और फिर से यूं कम होती हुई नीचे आती चली जा रही है। और एक और बात, एमसीक्यूज का क्वेश्चन मैंने यहां पे अंडरलाइन किया है जो इंपॉर्टेंट समझा। बेटे प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा थी, मैं पहले बता, प्रोड्यूसर की तादाद क्या थी? ज्यादा थी शुरू से, लेकिन उसका साइज क्या था? कम था। एरिया क्या था उसका? कम था। प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा थी, नंबर ज्यादा थे, लेकिन उनका कवर्ड एरिया क्या था? कम था। याद रखना। जो टर्शियरी कंज्यूमर है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है,
जो टर्शियरी कंज्यूमर है, हालांकि देखो उनकी तादाद सबसे कम आ रही है, क्योंकि सबसे पहले तादाद किसकी आ रही है? प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सबसे लास्ट में किसकी आ रही है? टर्शियरी। मतलब कि इनकी तादाद तो कम होती है लेकिन इनका साइज क्या होता है? ज्यादा था। मतलब कि प्रोड्यूसर की तादाद सबसे ज्यादा। आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर दो चीजें, एक तो आप बात कर सकते हैं, बात करते हो प्रोड्यूसर की तो दो लफ्ज है, एक तो प्रोड्यूसर है और एक क्या है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर के भी अंदर आप बात कर लो किसकी जी? टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो बेटे प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा थी, साइज क्या था? कम। टर्शियरी कंज्यूमर की तादाद क्या थी? कम, लेकिन साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बेटा ये आपका पहला पॉइंट तो खत्म हो गया, पैरामीटर्स ऑफ नंबर, और उसके अंदर ये ग्राफ शो करना। सेम यही ग्राफ है कि तादाद ज्यादा किसकी थी? प्रोड्यूसर की, और उसके बाद कम होती चली गई। इसी तरह मैस कवर्ड एरिया, जहां पर मैस की बात कर रहे हैं, मैस का ग्राफ क्या जाहिर कर रहा है कि तादाद पहले मतलब कि मैस किसका ज्यादा था? प्रोड्यूसर का, और आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, जैसे कि सेम यही पे कांसेप्ट दिया पहले। इसका मतलब है तादाद और मैस के लिहाज से दोनों में नंबर 1 पे कौन आ रहा है? प्रोड्यूसर, और उसके बाद कौन आते हैं? कंज्यूमर, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये हमारा टॉपिक था। जब आप बुक से थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको समझ तो जरूर आएगा। और इसमें से जो जो मेन चीज है आपको सारी चीज मैंने बता दी है। आई होप कि आपको समझ आया है, और आप लोग कमेंट्स में लिख दिया करें कि जो पॉइंट समझ नहीं आएगा मैं इंशाल्लाह उसको आपको अगले लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा कि जो जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं आते। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक अल्लाह हाफिज।